जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्पेशल प्रश्नों की जो श्रृंखला प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यह स्पेशल प्रश्नों की जो श्रृंखला है अंतिम प्रहार के नाम से हम लोग इसको शुरू किए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे कि जिससे आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न मिल जाए या अधिक से अधिक प्रश्नों का लाभ मिले। ओके, तो आइए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो इस सेशन का ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, एक तरफ डिपार्टमेंट दिया गया है यानी विभाग, दूसरे तरफ रूलर का नाम दिया गया है यानी शासकों का नाम दिया गया है। ओके, और यह प्रश्न जो है दिल्ली सल्तनत से है यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से है। और इसमें ऑप्शन ए कह रहा है विभाग की तरफ दीवान मुस्तखराज, बी कह रहा है दीवान अमीर कोही, ऑप्शन सी कह रहा है दीवान ए बंदगान, ऑप्शन डी है दीवान ए रियासत। ओके, और शासक की तरफ कह रहा है रूलर का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी कह रहा है बलबन। तो यही हम लोगों को देखना है कि जो यह विभाग है, डिपार्टमेंट है, किस शासक के समय में सेटअप किया गया है यानी स्थापित किया गया है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं और इसमें से निकालना क्या हम लोगों को है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। जो गलत है उसी को हम लोगों को देखना है। ओके, तो ऑप्शन ही कह रहा है कि दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कह रहा है दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है दीवान ए रियासत बलबन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो कह रहा है दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, यह तो सही है। ओके, तो इस प्रकार यह सही है। ये फारसी शब्द है, दीवान मतलब डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है। और किसका, एक कह रहा है मुस्तखराज, मुस्तखराज दो शब्दों से मिलकर बना है, मुस्त और प्लस खराज। मुस्त का फारसी शब्द है बकाया होता है। ओके, खराज मतलब लगान, यानी बकाया लगान वसूल करने के लिए इस विभाग को स्थापित किया गया था। और करने वाला कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दीवान मुस्तखराज नामक डिपार्टमेंट यानी विभाग को किसने सेटअप किया, किसने स्थापित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, और बी कह रहा है, और ध्यान रखना है पहली बार दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दीवान मुस्तखराज डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया, स्थापित किया गया। ओके, इसके पहले नहीं था। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि जो राजस्व, भू राजस्व पहली बार लगान वसूल किया जा रहा है, जो किसान नहीं दे पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो दोबारा उस लगान को वसूल करके जो स्थानीय अधिकारी हैं, खुद मुकद्दम चौधरी, वह अपने पास रख ले रहे हैं। ओके, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक अलग डिपार्टमेंट ही स्थापित कर दिया कि पहली बार में जो लगान जो है वसूल न हो पाए, जो बकाया रह जाए, शेष रह जाए, उसको बाद में इस विभाग का काम था उसी बकाया या शेष लगान को वसूल करना। ओके, जिससे राज्य की आय बढ़ गई। तो पहली बार स्थापित करने वाला दीवान मुस्तखराज डिपार्टमेंट विभाग अलाउद्दीन खिलजी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी कह रहा है दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, तो यह भी सही है। अमीर कोही से तात्पर्य है कृषि डिपार्टमेंट। कृषि के बढ़ावा देने के लिए पहली बार दिल्ली सल्तनत में का जो सुल्तान था, रूलर था, शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अमीर कोही डिपार्टमेंट या विभाग को स्थापित किया था। ओके, तो यह भी सही है, दूसरा भी सही है। इसके बाद तीसरा कह रहा है दीवान ए बंदगान। बंदगान मीन्स होता है दास, स्लेव। ओके, शासक है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक दीवान ए बंदगान, पहली बार दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, इसने स्पेशली दासों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट को स्थापित किया
और उसका नाम था दीवान ए बंदगान। तो यह भी इंपॉर्टेंट है और यह भी सही है। ओके, इस प्रकार डी कह रहा है दीवान ए रियासत। रियासत का मतलब है वाणिज्य विभाग, वाणिज्य विभाग भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। और यह कह रहा है बलबन, तो यह बलबन नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा, यही इसमें गलत होगा। ओके, यानी कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें यही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी। दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य विभाग, इस विभाग की स्थापना बलबन ने नहीं किया था, अपितु अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ओके, तो इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वाणिज्य विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ओके, तो अगर खिलजी रहता तब तो सही रहता, लेकिन यहाँ बलबन है इसलिए यह गलत है। बलबन नहीं किया था, अपितु अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी विभाग के अंतर्गत यानी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत ही बाजार व्यवस्था यानी मार्केटिंग सिस्टम को लाया था। यानी बाजार व्यवस्था की देख रेख करने वाला जो विभाग था यही वाणिज्य विभाग था, यानी दीवान ए रियासत विभाग था। ओके, तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिंगल प्रश्नों के रूप में। तो पहला प्रश्न आपका तैयार हुआ, दीवान ए मुस्तखराज डिपार्टमेंट विभाग किसने स्थापित किया, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 2, दीवान ए अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना किसने किया, दिल्ली सल्तनत का शासक, तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, अगला प्रश्न आपसे बनता है, दीवान ए बंदगान यानी दास विभाग की स्थापना किसने किया, यानी दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दास विभाग की स्थापना की, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह है फिरोज शाह तुगलक। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किसने किया, तो उसका भी आंसर होगा क्या, अलाउद्दीन खिलजी। जबकि इस प्रश्न में यही गलत है क्योंकि ये बलबन दिया गया है। ओके, इस प्रकार 4 प्रश्न आपके तैयार हुए। ध्यान रखना है सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे एग्जाम में आएंगे भी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का अगला प्रश्न है, किसे भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, पूछा भी जाता है, आएगा भी। तो तूतीय हिंद, ओके, किसे भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ा हम लोग कर लेंगे। ऑप्शन कह रहा है ए अल्बेरूनी, ऑप्शन बी कह रहा है अमीर खुसरो, ओके, ऑप्शन सी कह रहा है बर्नी, बर्नी का पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, और ऑप्शन डी है हसन निजामी। तो इसका सही जो आंसर होगा वह अमीर खुसरो होगा। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी भारत का तोता पैराट कहा गया है। ओके, क्योंकि तोते की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है याद करने की क्षमता, जिसको आप कहते हैं रटने की क्षमता बहुत अधिक होती है याद करने की, तो अमीर खुसरो की भी क्षमता याद करने की बहुत अधिक थी। इसलिए अमीर खुसरो स्वयं अपने को तूतीय हिंद कहता है। ध्यान रखना है, स्वयं अपने को तूतीय हिंद कहा है, और किस बुक में कहा है उसका भी हम लोग उल्लेख करेंगे। क्योंकि भारत में 2 पक्षी उसे सबसे अधिक प्रिय थे, 2 पक्षियों की सबसे अधिक प्रशंसा करता है। एक है तोता, अमीर खुसरो 2 पक्षी, एक तोता यानी पैरॉट तोता, और दूसरा जो पक्षी है वह है मैना। ओके, तो तोता और मैना 2 पक्षी का उल्लेख वह विशेष करता है कि ज़्यादा उसके नज़र में दोनों पक्षी बड़े ही IQ लेवल वाले थे। ओके, इसलिए 2 पक्षी का उल्लेख करता है। और तूतीय हिंद अपने को जो कहता है वह किस पुस्तक में कहता है, किस ग्रंथ में, तो उसका नाम है, इस ग्रंथ का नाम है किरानुस्सादैन। किरानुस्सादैन नामक जो उसका ग्रंथ है, इसमें अपने को तूतीय हिंद कहता है। ओके, और इसमें भारतीय समाज का भी उल्लेख किया है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो ग्रंथ है, यह बुक है, यह ग्रंथ, इसकी रचना किसके समय में किया, इसकी जो रचना है किसके समय में किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस
ग्रंथ या पुस्तक की रचना उसने किया या लिखा? क्योंकि अलाउद्दीन का शासनकाल अमीर खुसरो के जीवन का सबसे, आप कह लीजिए, उर्वरा समय था। ओके, यानी गोल्डन टाइम कह लीजिए, सबसे सुनहरा समय था, क्योंकि सबसे अधिक समय उसी के समय में मिला। लगभग 20 वर्षों तक वह अपने अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में रह करके अपने ग्रंथों की रचना किया। तो बहुत ही उर्वरा समय था अमीर खुसरो का, अलाउद्दीन का टाइम पीरियड यानी शासनकाल। यह भी आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और किस पुस्तक में उसे तूतीय हिंद का उल्लेख है? तो किरान उस सादैन नामक बुक में। और भारत में दो पक्षियों का विशेष वह उल्लेख करता है, तोता और मैना। दो पक्षी का उल्लेख करता है और अपने को खुद ही तूतीय हिंद कहता है इसी किरान उस सादैन नामक ग्रंथ में। ओके, इसमें एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। किरान उस सादैन में ही बलबन के बाद जो कैकुवाद गद्दी पर बैठा शासक, उसके बाद कैकुवाद गद्दी पर बैठा तो बलबन का पुत्र बुगरा खां जो था, बंगाल का गवर्नर था। और अयोध्या में कैकुवाद जो है विलासिता प्रवृत्ति में या विलासिता में डूबा रहता था, इसलिए बुगरा खां को इस बारे में जानकारी मिली तो वह अपने पुत्र अथवा दिल्ली का सुल्तान भी कह सकते हैं, समझाने के लिए आया। और पिता पुत्र का यानी बुगरा खां और कैकुवाद उसके पुत्र का मिलन अयोध्या में होता है। तो अयोध्या उस समय अवध के अंतर्गत था और अयोध्या जो है कैपिटल था अवध प्रांत का। ओके, तो अयोध्या में दोनों का मिलन होता है और अयोध्या में तो पिता पुत्र का यानी कैकुवाद और बुगरा खां, कैकुवाद और बुगरा खां दोनों के मिलने का और मिलने के बाद जो वार्तालाप हुआ उसका उल्लेख भी इसी पुस्तक में अमीर खुसरो करता है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि बलबन के पश्चात जो बुगरा खां का पुत्र कैकुवाद गद्दी पर बैठा तो वह सुल्तान कैकुवाद और उसका पिता बुगरा खां जो बंगाल का सूबेदार था जिसे बलबन ने नियुक्त किया था, दोनों के मिलन से संबंधित संवाद का उल्लेख या वर्णन या वार्तालाप किस पुस्तक में है? किरान उस सादैन में है। तो किरान उस सादैन में इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो तूतीय हिंद अपने को बोलता है और तोता, भारत के तोता और मैना दो पक्षी का उल्लेख करता है और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में यह लिखा है। ओके, और इसमें बुगरा खां और कैकुवाद यानी कैकुवाद दिल्ली का सुल्तान था और बुगरा खां उसका पिता था जो बंगाल का सूबेदार था, दोनों के मिलने का स्थान बताता है अयोध्या और दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो इस तरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप से डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, कि आपके कई एक प्रश्न के अंतर्गत कई प्रश्न पर डिस्कशन हो जाए या कई प्रश्न आपके तैयार हो जाए। ओके, तो फिर इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है इब्न बतूता के अनुसार भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था? तो यहाँ पर ध्यान रखना, इब्न बतूता जो विदेशी यात्री है, भारतीय समाज के बारे में जो उल्लेख किया है। ओके, तो कह रहा है इब्न बतूता के अनुसार भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था? जो नहीं था उसी को हम लोगों को देखना है, टच करना है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है पर्दा प्रथा, ऑप्शन बी कह रहा है सती प्रथा, ऑप्शन सी है जौहर प्रथा और ऑप्शन डी है अंत्यज जातियाँ। ओके, तो अंत्यज जातियों के बारे में उल्लेख की बात कही गई है, तो ये चार ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि इब्न बतूता जो है, यह जो इब्न बतूता की बात हो रही है, तो इब्न बतूता दिल्ली आया था, कब आया था यानी भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। ओके, और दिल्ली पहुंचा था, दिल्ली पहुंचा यानी राज दरबार में
मार्च 1334 में, यानी मार्च में यह पहुंचा दिल्ली में। और उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था और मार्च 34 में दिल्ली आया था और वह काजी के पद पर भी नियुक्त था। ओके, और 7 वर्षों तक काजी के पद पर था, इसलिए भारत में वह रहा। भारतीय समाज का उसने बड़ा नज़दीक से अध्ययन किया या आप यह भी कह सकते हैं कि भारतीय समाज को बड़ा नज़दीक से देखा। और देखा तो भारतीय समाज में क्या क्या पाया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं। तो उसके अनुसार इब्न बतूता जो भारतीय समाज का उल्लेख किया है तो उसमें पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है। ओके, पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है। इसके बाद भारतीय समाज में जो प्रचलन में थी सती प्रथा का भी उल्लेख करता है। इसके बाद आगे कह रहा है जौहर प्रथा का भी वह उल्लेख करता है। तो इब्न बतूता पर्दा प्रथा, सती प्रथा और जौहर प्रथा इन तीनों का उल्लेख करता है। डी ऑप्शन कह रहा है अंत्यज जातियां से तात्पर्य है अछूत जातियां, जिसको इंग्लिश में अनटचेबल कहते हैं। ओके, तो अनटचेबल जातियों का उल्लेख इब्न बतूता नहीं करता है, यानी यह सही नहीं है, यह गलत है। अंत्यज जातियों का उल्लेख इब्न बतूता नहीं करता है, अपितु अंत्यज जातियों का उल्लेख करने वाला जो विद्वान था या आप कह लीजिए विदेशी यात्री था, भारत आया था, वह था अल्बेरूनी इन अंत्यज जातियों का उल्लेख करता है और यह अंत्यज जातियों की जो संख्या बताता है वह 8 बताता है। ओके, तो और जो अपने पेशे से जानी जाती थी, जो समाज में बहिष्कृत रूप में थे, उन्हें लोग मुख्य जो नगर थे उसके बाहर वो निवास करते थे। और उन जातियों में जो उल्लेख करता है तो उसमें 8 जातियों में जुलाहा, इसके बाद शिकारी जो अपने पेशे से जाने जाते थे, नाविक, ओके, नाविक के बारे में कहता है मछुआरा, जादूगर का उल्लेख करता है, मोची का उल्लेख करता है। ओके, मोची का उल्लेख करता है, धोबी का उल्लेख करता है और डलिया बनाने वाले का उल्लेख करता है। डलिया बनाने वाले जाति का उल्लेख करता है। तो इस प्रकार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8। तो यह 8 अंत्यज जातियों का उल्लेख कौन करता है? अल्बेरूनी करता है, ध्यान रहे। और यह कहता है कि इनकी पहचान इनके कार्यों से होती थी, ऑक्युपेशन यानी पेशे से होता था। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंत्यज जातियों में किनका उल्लेख नहीं करता है अल्बेरूनी, तो इससे भी आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि वह किन किन जातियों का उल्लेख करता है। तो शिकारी, मछुआरा, मोची, जुलाहा, नाविक, जादूगर, धोबी और डलिया बनाने वाले इन जातियों का उल्लेख करता है। कहता है इनकी पहचान इनके पेशे से होती थी, जो नगर के बाहर इनका निवास स्थान होता था या नगरों से बाहर निवास करते थे, और यह अनटचेबल की श्रेणी में आते थे, जिनके लिए जो शब्द प्रयोग किया है अंत्यज जातियाँ। ओके, अंत्यज जातियों का। और अल्बेरूनी भी भारतीय समाज का बड़ा विस्तृत उल्लेख किया है। और फिर अगले प्रश्न में हम लोग अल्बेरूनी से संबंधित अन्य बातों पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। और लेकिन इतना आप लोग जान लीजिए कि अल्बेरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और महमूद गजनवी के समय, महमूद गजनवी के साथ आया था। ओके, महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग इतने तथ्य यानी फैक्ट्स पर डिस्कशन किए, जो आपके इनसे सारे जो तथ्य है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे प्रश्न किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जाता है। और यह जो प्रश्न है इब्न बतूता के अनुसार
भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है, सती प्रथा का उल्लेख करता है भारतीय समाज में, जौहर प्रथा का उल्लेख करता है और अंत्यज जातियों का उल्लेख नहीं करता है। अंत्यज जातियों का उल्लेख अल्बेरूनी करता है और अल्बेरूनी महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। ओके, और यह इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता कब आया था, कभी कभी शताब्दी में क्वेश्चन दे देता है, तो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। ओके, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आया था, 11वीं शताब्दी में अल्बेरूनी आया था। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हम लोग, यहाँ पर एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे सिंगल क्वेश्चन करके पूछ देता है कि जौहर प्रथा भारत में प्रचलन में थी, तो जौहर प्रथा था क्या। ओके, तो देखिए जौहर प्रथा क्या था कि जो जब हमारे राजपूत थे, तो राजपूत लोग जो राजा थे, वह युद्ध होता था, तो अगर युद्ध में वो मार दिए जाते थे, राजा की मृत्यु हो जाती थी, युद्ध भूमि में कह लीजिए वीर गति को प्राप्त कर लेते थे, तो उनकी जो रानियां होती थी वह राजमहल में क्या करती थी कि सामूहिक रूप से, सती का मतलब अकेले सती होना, ओके, पति की चिता के साथ, और यह जौहर प्रथा का मतलब होता है कि चिता जलाकर सामूहिक रूप से वह क्या होती थी, आत्मदाह कर लेती थी, यानी उसमें कूद करके या उस अग्नि में प्रवेश करके जल जाती थी, मर जाती थी। तो इसीलिए इसको जौहर प्रथा कहते हैं, यानी सामूहिक जो आत्मदाह करते थे। ओके, आत्महत्या भी आप कह सकते हैं, लेकिन अग्नि में जाने का मतलब आत्मदाह करते थे, तो उन्हें जौहर प्रथा कहा जाता था। और अकेले अगर वह सती होती थी पति के मृत्यु पर, तो उसे सती प्रथा कहते थे। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इतने रेफरेंस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और इतने रेफरेंस से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है बलबन का जन्म तुर्की के किस वंश में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है और आने की संभावना भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। बलबन का जन्म तुर्की के किस वंश में हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है इलवरी, बी कह रहा है खिदाई, और सी कह रहा है गुंज, और डी कह रहा है कारलू। तो इसका सही आंसर जो होगा इलवरी। ओके, तो इलवरी कबीले का वह तुर्क था। तो यहाँ पर आपसे पेपर में प्रश्नों में वंश भी प्रिंट कर देता है, लेकिन यह जो है इलवरी कबीले का था, उस समय जो है कबीलाई जीवन था। ओके, इसलिए आप वंश की जगह अगर कबीला भी एग्जाम में लिखा रहे तो आप ध्यान रखिएगा, वंश अथवा कबीला बात एक ही है। उस समय कबीलाई जीवन था, लोग कबीले में रहते थे, एक कबीले के लोग दूसरे कबीले पर आक्रमण करते रहते थे। तो यह इलवरी कबीले का तुर्क था या इलवरी वंश का था। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि बलबन भी दास था। ओके, बलबन भी स्लेव था, दास था, यानी बलबन भी क्या था, दास था। और यह किसका दास था, तो यह भी जानते रहिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आता भी है। बलबन किसका दास था, इसे किसने खरीदा था, तो इल्तुतमिश ने खरीदा था। ओके, इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था, या इल्तुतमिश का दास था बलबन। ओके, तो यह इल्तुतमिश का दास था, कौन, बलबन। और इल्तुतमिश भी इलवरी कबीले का ही तुर्क था। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा आप लोग कि इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था, यानी बलबन इल्तुतमिश का दास था, और बलबन भी इलवरी कबीले का तुर्क था या इलवरी वंश से बिलोंग करता था, और इल्तुतमिश भी इलवरी कबीले का तुर्क था, दोनों एक ही कबीले से बिलोंग करते थे। ओके, और इल्तुतमिश भी दास था, यानी यह भी दास था, स्लेव था। तो इसे कौन खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था इल्तुतमिश को, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था। यह किसका दास था, तो मोहम्मद गोरी का। ध्यान रखिएगा, यह मोहम्मद गोरी का दास था। तो सब दास ही हैं, सब स्लेव ही हैं, क्रम जानते रहिएगा। इसीलिए आपसे एग्जामों में पूछ देता है दासों का दास कौन था। तो मोहम्मद गोरी का जो दास था ऐबक था, ऐबक खरीदा था इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और इल्तुतमिश खरीदा था बलबन को, इसलिए बलबन इल्तुतमिश का दास था।
और बलबन और इल्तुतमिश दोनों एक कबीले या वंश से बिलोंग करते थे, वह था इल्वरी तुर्क या इल्वरी कबीले या इल्वरी वंश। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ध्यान रखिएगा हम लोग। और यह भी जो एक्सप्लेन हम लोग किए हैं, इतने तथ्यों को भी एक्स्ट्रा हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो ये जानते रहिएगा। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था, उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश का दास बलबन था। ओके, और बलबन भी चल करके इल्तुतमिश भी शासक बना। देखिए, तीनों शासक बने भारत के, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक भी भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। बात अलग है कि वह सुल्तान नहीं बन पाया। ओके, वह दासता से मुक्त नहीं हो पाया, इसीलिए सिपह सलार के पद पर ही या सिपह सलार की ही उपाधि उसने धारण किया, लेकिन फिर भी शासक तो बना। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक ऐबक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और इसके बाद इल्तुतमिश भी शासक बना और यह सुल्तान की पदवी धारण किया, और यह वैधानिक सुल्तान के रूप में पद यानी बगदाद के खलीफा से अपने पद की मान्यता भी प्राप्त कर लिया सुल्तान के, इसलिए वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हुआ। ओके, लेकिन देखिए, ऐबक भी शासक बना, इसके बाद इल्तुतमिश भी शासक बना दिल्ली का, इसके बाद आगे चल करके बलबन भी। तो तीनों ये स्लेव थे, तीनों दास थे, लेकिन तीनों भारत में तुर्की साम्राज्य के शासक बने। और इन तीनों में इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का प्रश्न है, हुनूज दहली दूरस्त, यह स्टेटमेंट है यानी कथन है। ओके, यानी हुनूज दहली से तात्पर्य है दिल्ली। ओके, या दिल्ली, हुनूज दहली दूरस्त, यह कथन आगे कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया, जो सूफी संत थे, शेख निजामुद्दीन औलिया का कथन है, और किस सुल्तान के लिए है। यानी शेख निजामुद्दीन औलिया ने यह कथन कहा था, स्टेटमेंट इनका है, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुनूज अभी दिल्ली दूर अस्त है, दूर है, आप आइए तो सही। ओके, यह किसके लिए कहा गया है। और यह प्रश्न दो तरह से आपसे पूछा जाता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली के किस सुल्तान से वैमनस्य था या शत्रुता थी, इस तरह के भी प्रश्न आपसे बनते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को फिर हम लोग देख लेते हैं। हुनूज दिल्ली दूरस्त, शेख निजामुद्दीन औलिया का कथन किस सुल्तान के लिए है। दिल्ली का सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक, बी कह रहा है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, एंड ऑप्शन डी है नासिर उद्दीन खुसरो शाह। तो इसके आंसर पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर जो होगा, सही आंसर तो ए होगा। ओके, गयासुद्दीन तुगलक अथवा गियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का फाउंडर है। और इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए, शासन काल देखा जाए, तो इसका 1320 से 1325 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। और यह खिलजी डायनेस्टी को समाप्त कर, यानी खिलजी राजवंश को समाप्त कर दिल्ली में तुगलक राजवंश की स्थापना करते हैं। इनको फाउंडर भी कहा जाता है, यह भी प्रश्न जानते रहिएगा आप लोग। और 5 वर्षों तक इनका शासनकाल था। जब यह दिल्ली का सुल्तान बने तो इन्होंने पूर्व के सुल्तानों के द्वारा जो राजकोष से यानी ट्रेजरी से, जो सरकारी राजकोष से पैसा धन बांटा गया था लोगों को, इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि उन पैसों को वापस कराया जाए, क्योंकि राजकोष रिक्त हो गया है, खाली हो गया है। उसमें से 5 लाख टंका, ध्यान रखना है, निजामुद्दीन औलिया को भी दिया गया था। 5 लाख टंका से तात्पर्य है चांदी का सिक्का। ओके, टंका चांदी की मुद्रा होती थी, तो चांदी की मुद्रा 5 लाख चांदी की मुद्रा किनको दिया गया था, शेख निजामुद्दीन औलिया को दिया गया था। और देने वाला दिल्ली का शासक कौन था, नासिर उद्दीन खुसरो शाह था, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नासिर उद्दीन खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को भी 5 लाख टंका दिया था। ओके, अपने सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए, क्योंकि
नासिरुद्दीन खुसरो जो शाह था वह हिंदू धर्म से बिलोंग करता था, जाति का नाई था, गुजरात का था और वह अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात जो मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा और उसकी हत्या करा के उसकी मृत्यु के बाद वही गद्दी पर बैठा, इसीलिए उसे अंतिम भारतीय मुसलमान भी कहते हैं। यानी खिलजी वंश का पहला कह लीजिए भारतीय जो मुस्लिम था वह गद्दी पर बैठा खिलजी वंश में, और खिलजी वंश का अंतिम शासक भी था। ओके, तो इसीलिए उसी ने शेख निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका दिया था और जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठे तो उस 5 लाख टंके की वापसी इन्होंने कहा कि यह पैसा वापस करिए, और शेख निजामुद्दीन औलिया देने से इनकार कर दिया। कहे वो पैसा तो खर्च हो गया, गरीबों दीन दुखियों में हमने बांट दिया, ओके, और लंगर में खाना खिला दिया। लेकिन सुल्तान उनके बात से यानी शेख निजामुद्दीन औलिया के इस आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ, उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा शेख आप जो है पैसा वापस करिए। और उस समय 1325 में बंगाल अभियान से वापस दिल्ली आ रहा था। डायरेक्ट आते हैं, जब पढ़ाएंगे तो डिटेल आप लोगों को समझा देंगे। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापस आ रहा था और अभी वह दिल्ली पहुंचा भी नहीं था, तभी रास्ते में यह सूचना उनसे भिजवाया इनके लिए शेख निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश यानी मैसेज भिजवा दिया कि आप 5 लाख टंका दे दीजिए, अन्यथा दिल्ली आप छोड़ दीजिए। इसी पर प्रत्युत्तर में उसके उत्तर में इन्होंने कहा कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान को क्या कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, आइए तो सही। और यह जब वापस आ रहे थे तो यमुना नदी के पास इनका जो पुत्र है मोहम्मद बिन तुगलक, यह अफगानपुर में, ध्यान रखना है, यमुना नदी के पास है, अफगानपुर नामक पहाड़ी पर, ओके, अफगानपुर नामक पहाड़ी पर इनके स्वागत के लिए यानी विजय के उपलक्ष्य में इनका वेलकम करने के लिए सुल्तान का अफगानपुर पहाड़ी में लकड़ी का एक महल तैयार करवाया था। किसका महल? लकड़ी का। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। लकड़ी का महल तैयार करवाया और यह अफगानपुर के पहाड़ी पर था। वहाँ पर जब सेना का परेड हो रहा था तो एक हाथी ने क्या किया कि वह बिदक गया, ओके। आप लोग इस शब्द को समझते होंगे कि हाथी जो है मदमस्त हो गया और वह बिदक गया और उस लकड़ी के महल को गिरा दिया। हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। किसी ने कहा कि आकाशीय बिजली हुई, बड़ा डिटेल हो जाएगा, उसको अलग से हम लोग समझेंगे। लेकिन आप लोग इतना ही समझिए कि एक हाथी ने क्या किया, उस लकड़ी के परेड के दौरान उस लकड़ी के महल को गिरा देता है, धक्का दे देता है, गिर जाता है और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की उसी में दब करके मृत्यु हो जाती है। इससे दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जो श्राप था वह उस श्राप के द्वारा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, ओके। तो इस प्रकार यह स्टेटमेंट हुनूज दिल्ली दूरस्त शेख निजामुद्दीन औलिया का कथन किस सुल्तान के लिए है? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए है, ओके, गयासुद्दीन तुगलक के लिए है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, यह हुनूज दिल्ली दूरस्त किसका कथन है? शेख निजामुद्दीन औलिया का है। किसके लिए है? गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के लिए है। और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि गयासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक की शत्रुता किस चिश्तिया संप्रदाय के या किस शेख से थी या किस सूफी संत से थी? तो वह शेख निजामुद्दीन औलिया से थी। यह 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। और तीसरा प्रश्न यह आपको बनता है कि अफगानपुर में लकड़ी का महल किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके स्वागत के लिए? तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए। और वह बंगाल अभियान विजित करके यानी फतह करके आ रहे थे उसके उपलक्ष्य में। तो इतने प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। और शेख निजामुद्दीन औलिया को कितने लाख टंका
दिया गया था धन 5 लाख टंका दिया गया था। देने वाला जो सुल्तान था नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ओके, मोहम्मद तुगलक नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, नासिरुद्दीन खुसरो शाह नहीं होगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की शत्रुता गयासुद्दीन तुगलक के साथ ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आने की भी संभावना इसकी बनी रहती है। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है बहलोली नामक सिक्का यानी क्वाइन किस शासक ने चलाया? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के में आपको पूछा जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहलोली नामक सिक्का किस शासक ने चलाया? ऑप्शन ए कह रहा है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, और ऑप्शन सी कह रहा है इब्राहिम लोदी, और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए। बहलोली नामक जो सिक्का था वह बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया था, यानी लोदी सुल्तान के द्वारा चलाया गया था। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहलोली जो सिक्का था, यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बहलोली जो नामक सिक्का था, यह सिक्का मुगल बादशाह अकबर, ध्यान रखना है, मुगल बादशाह अकबर के शासन काल तक यह चलता रहा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल बादशाह अकबर के समय तक यह विनिमय का माध्यम बना रहा। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहलोली सिक्का चलाया किसने? दिल्ली सल्तनत का शासक बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया। और यह बहलोली सिक्का कब तक चलता रहा? मुगल बादशाह अकबर के समय तक यह विनिमय का माध्यम बना रहा। विनिमय से तात्पर्य है क्रय विक्रय, वस्तुओं को क्रय करना, विक्रय करना। तो माध्यम बना रहा किसके समय तक? मुगल बादशाह अकबर के समय तक यह बहलोली नामक सिक्का चला। अब अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि बहलोली सिक्का मुगल बादशाह अकबर तक चलता रहा। और इसके बाद अगर इसके वजन की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो वजन था, यह चांदी का जो सिक्का था जिसे टंका कहा जाता था। टंका, यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। टंका जो क्वाइंस मुद्रा थी इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, यह चांदी का होता था। ओके, चांदी का था। तो इस टंका का जो वजन था 175 ग्रेन था। और बहलोली सिक्के का वजन इसका टंका का 1/4 भाग था। ओके, 1/4 भाग इसका वजन था। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे। बहलोली सिक्का बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया और यह मुगल बादशाह अकबर के शासन काल तक चलता रहा। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका वजन कितना था? तो जो टंके का सिक्का था उसका 1/4 यानी उसका चौथा भाग था। ओके, तो यह 3 प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इससे संबंधित पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो इस सेशन का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, हमको देखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे जो प्रश्न हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, एग्जाम में आएंगे भी। ओके, सुमेलित नहीं है, एक तरफ कह रहा है डिपार्टमेंट विभाग और दूसरी तरफ है संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये देख लिया जाए। ऑप्शन ए कह रहा है दीवान ए अर्ज, ऑप्शन बी है दीवान ए वजारत, ऑप्शन सी है दीवान ए इंसा और ऑप्शन डी कह रहा है दीवान ए खैरात। तो ये डिपार्टमेंट है, संबंधित है किससे यही हमको देखना है, और कौन संबंधित नहीं है उसको हम लोगों को निकालना है। सैन्य विभाग, ओके, यानी डिफेंस डिपार्टमेंट। इसके बाद बी कह रहा है वित्त से संबंधित, सी है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित या शासकीय पत्र व्यवहार, और डी कह रहा है दासों से संबंधित। तो अब आइए हम लोग निकाल लेते हैं। दीवान ए अर्ज फारसी शब्द है, यह सैन्य विभाग होता था। तो दीवान ए अर्ज से तात्पर्य सैन्य विभाग, यह तो सही है। दीवान ए अर्ज क्या होता था? सैन्य विभाग। बी कह रहा है, यानी ए सही है, बी कह रहा है दीवान ए वजारत। ओके, वजारत, वजीर शब्द आप सुने होंगे,
तो वजीर क्या देखता था? वित्त मामले। ओके, और उसे प्रधानमंत्री भी आप कहते हैं, तो प्रधानमंत्री भी वही है, वजीर भी वही है। ओके, और विभाग, उसके विभाग को क्या कहते थे? दीवाने वजारत। दीवाने वजारत का हेड जो होता था, चीफ जो होता था या प्रमुख होता था प्रधानमंत्री होता था, जिसे आप वजीर भी कहते हैं। तो यह वित्त से संबंधित, यह भी सही है। तो वित्तीय मामले विशेषकर यही देखता था। ओके सी कह रहा है दीवाने इंसा। तो दीवाने इंसा डिपार्टमेंट किससे संबंधित था? तो दीवाने इंसा जो था वह शासकीय पत्र व्यवहार से संबंधित था, यानी इसका शासकीय से तात्पर्य है सरकारी। ओके, यानी शासक के आदेशों को लिपिबद्ध करता था और उसे प्रांतों तक जो उनका आदेश होता था, जो राज्य के तरफ से कानून होता था, उनको प्रांतों तक भेजता था, अधिकारियों के तक भेजता था, विभागों तक भेजता था पत्र व्यवहार, और अन्य राज्यों से भी पत्र व्यवहार करता था, विदेशों से भी पत्र व्यवहार जो होता था, राजदूतों का आना जाना, संधि इत्यादि सब यही देखता था। उसे दीवाने इंसा कहा जाता था, यानी सरकारी पत्र व्यवहार का विभाग था। ओके, तो यह भी सही है। आगे कह रहा है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात कह रहा है दासों से संबंधित, तो यही संबंधित नहीं है। दासों से संबंधित जो होता था उसे बंदगान कहते थे। ओके, उसे बंदगान कहा जाता था, दासों से संबंधित, इसलिए यह नहीं होगा। यहाँ खैरात है, खैरात का मतलब होता है दान विभाग। ओके, तो यह दान विभाग होता था दीवाने खैरात, इसलिए गलत यही होगा। इसमें सही क्या है? प्रश्न कर रहा है सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग यह देख लेते हैं, तो इसमें पहले यह देख लिया जाए कि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, ये सही हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जाता है दीवाने वजारत वित्त से संबंधित होता है, यह भी सही है, दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न दीवाने इंसा, यह शासकीय पत्र व्यवहार या सरकारी पत्र व्यवहार को देखता था या करता था, विभाग होता था, यह भी सही। दीवाने खैरात यह दान विभाग था, न कि दास विभाग, दासों से संबंधित नहीं था, तो यही गलत है। लेकिन अब यह देख लिया जाए कि दासों से संबंधित जो विभाग था उसे दीवाने बंदगान कहते थे, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं दीवाने खैरात, यानी दान विभाग होता था, तो इसमें दीन दुखियों, गरीबों और धार्मिक इत्यादि क्षेत्रों में दान दिया जाता था। ओके, तो उसे दीवाने खैरात कहते थे, यानी दान विभाग था। अब रह गई बात, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह दीवाने खैरात विभाग को सेटअप किसने किया था, स्थापित किसने किया था, यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस दीवाने खैरात विभाग को जो स्थापित किया था वह था तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक। इस प्रकार आपसे इतने प्रश्न तैयार हो गए कि दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। दासों से संबंधित जो विभाग थे उसको क्या कहते थे? दीवाने बंदगान कहते थे। दीवाने इंसास शासकीय पत्र व्यवहार को देखता था, सरकारी पत्र व्यवहार को। दीवाने विजारत वित्त विभाग को देखता था या वित्त से संबंधित था। दीवाने अर्ज सेना से संबंधित था, यानी सैनिक भर्ती करना, उनकी देख रेख करना, उनको सैलरी इत्यादि है तो वह प्रोवाइड कराना, प्रशिक्षण का कार्य, सारा कुछ अस्त्र शस्त्र सब कुछ अवेलेबल कराना, यह सभी दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट का कार्य था। ओके, तो इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट हुए, लेकिन इसमें जो आंसर है कि सुमेलित कौन नहीं है, तो दीवाने खैरात नहीं होगा, क्योंकि यह दान विभाग है, जबकि यह दासों से संबंधित दिया गया है। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, इसी को हम लोगों को देखना है। नीचे कह रहा है अकबर के कार्य, अकबर से तात्पर्य है मुगल बादशाह अकबर, अकबर के कार्य, और दूसरे तरफ दिया है वर्ष। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी। बी कह रहा है तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी। सी ऑप्शन सी कह रहा है जिजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी। ओके, और ऑप्शन डी कह रहा है घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ, तो घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ कह रहा है 1575। तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है।
कौन सुमेलित नहीं है उसी को हम लोगों को इंगित करना है, यानी देखना है, निकालना है। ये कह रहा है दास प्रथा का अंत। तो यहाँ पर स्लेव जो बनाने की, यानी दास बनाने की जो प्रथा थी युद्ध में पराजित या अन्य किसी भी तरह से व्यक्तियों को, तो उसे समाप्त कर दिया। किसे? मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त किया। कब? 1562 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 1562 में मुगल बादशाह अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगा दिया। ओके, कि बाई फोर्स, बलपूर्वक दास नहीं बनाया जाएगा। बी कह रहा है तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, यह भी सही है। तीर्थ यात्रा कर की भी समाप्ति 1563 ईस्वी में अकबर ने किया। इसके बाद सी कह रहा है जजिया कर समाप्त 1564, यह भी सही है। 1564 जजिया कर की समाप्ति। आगे कह रहा है घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ। दाग प्रथा कब प्रारंभ किया? कह रहा है 1575। तो 1575 यह गलत है। तो इसमें यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है, यही गलत होगा। ओके, यही सही नहीं है। और दास प्रथा का अंत 1562, यह सही है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, यह भी सही है। जजिया कर की समाप्ति 1564, यह भी सही है। घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ 1575 नहीं है, 1575 नहीं है, अपितु क्या है? यह गलत है, अपितु 1573 है। ओके, 1573 अगर रहता तो यह भी सही होता। तो घोड़े की दाग प्रथा 1573 में अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने प्रारंभ किया, जबकि यहाँ 75 दिया है। 75 में क्या है? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करवाया। इबादत खाना स्थापित करवाया कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर ध्यान रखना है, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? आगरा में। ओके, तो फतेहपुर सीकरी में इसने 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाया था। ओके, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ 1575 में नहीं किया, अपितु 1573 में किया। इसमें गलत आंसर यही होगा। तो इतने प्रश्न आपके तैयार हुए। आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। ओके, और घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ कब किया? तो आंसर हो जाएगा 1573, न कि 1575। और 1575 में क्या हो गया? इबादत खाने की स्थापना कहाँ करवाया? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? आगरा में। तो इतने 5 प्रश्न आपके तैयार हुए। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करते चल रहे हैं और आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य मिलेंगे। ओके, तो इस प्रकार, तो इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। और फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।